कंजूस मक्खी चूस हलवाई। अरे रमेश बेटा, अच्छा तो अब तुम संभालने लगे दुकान। बढ़िया है। काशी भैया को अब आराम की जरूरत है। हाँ चाचा, लेकिन मुझे पता है कि पापा का मन थोड़े ही लग रहा होगा घर पर। मन लगेगा भी कैसे बेटा? सारी जिंदगी तुम्हारे पापा लगे रहे। उनकी कड़ी मेहनत और दिलदारी का ही फल है बेटा, जो तुम्हारी दुकान का इतना नाम है। शहर की सबसे बड़ी और नामी मिठाई की दुकान खड़ी करना कोई आसान बात तो नहीं है। अब इतना मुश्किल भी नहीं है चाचा। मेरी सोच और मेरे तरीके जरा अलग हैं। खैर ये सब छोड़िए और ये बताइए कि क्या पैक कर दूं आपके लिए। अरे ना ना बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो रोज की तरह मेरी आदत है। रोज शाम को जब तक तुम्हारे पापा के साथ उनकी दुकान पर गर्मा गर्म चाय और एक समोसा न खा लूं, तब तक शाम का मजा ही नहीं आता। चलो फिर, आज तुम्हारे पापा नहीं तो तुम्हारे साथ ही सही, पर सिर्फ चाय ही मंगवाना। आज खाना जरा देर से खाया था तो समोसा नहीं खाऊंगा। ठीक है चाचा, तो आपकी चाय के हो गए 20 रुपए। वैसे चाचा, समोसा ना सही, ये एक मठरी ही ले लीजिए। वैसे तो मैं पाव भर से कम नहीं देता, लेकिन आपको एक पीस दे दूंगा। बस 5 रुपए ही लूंगा इसके। पर बेटा, तुम्हारे पापा ने तो कभी मुझसे चाय और समोसे के पैसे नहीं लिए। तुम भूल गए क्या? वो और मैं बचपन के दोस्त हैं। देखिए चाचा, पापा जो बेवकूफियां करते थे वो मैं नहीं करूंगा। पापा आपसे घर पर ही रहेंगे और ये दुकान मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो अब बताइए, चाय पकने दूं या फिर? नहीं नहीं बेटा, चाय उतरवा ही दो गैस पर से। अब गले से नहीं उतरेगी। अब शायद चाय की कीमत चुकाकर भी नहीं। ठीक है चाचा, जैसी आपकी मर्जी। वक्त तेजी से बदल रहा था। काशीराम, जो कि अपने शहर के एक मशहूर हलवाई थे, अब उम्र दराज हो चले थे और उनकी मशहूर मिठाई और स्नैक्स की दुकान अब उनकी जगह उनका इकलौता बेटा रमेश संभाल रहा था। अमूमन ये देखा जाता है कि अमीर बाप के बेटों को पैसों की कद्र नहीं होती, लेकिन यहाँ मसला बिल्कुल उलट था। काशीराम अपने वक्त में जितने ईमानदार और दिलदार थे, रमेश उतना ही लालची और एक नंबर का कंजूस था। उसे हमेशा से यही लगता था कि वो अपनी दुकान को अपने पिता से बेहतर तरीके से चला सकता है और उनसे ज्यादा मुनाफा भी कमाकर दिखा सकता है। रमेश, आ गया बेटा। और बता, कैसा रहा दिन? सब कुछ बिक तो गया ना? कुछ बचा तो नहीं? ओहो पापा, अब आपको फालतू टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ बिक गया, लेकिन बल्कि लास्ट में मिठाइयां कम ही पड़ गईं। कुछ ग्राहकों को खाली हाथ लौटाना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, वो ग्राहक कल फिर आ जाएंगे। पर सामान बचा नहीं और बेकार नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है पापा? डबल नुकसान हुआ अपना। एक तो ग्राहक बिना कुछ खरीदे गए और ऊपर से आपके वो निठल्ले कारीगर आधे दिन खाली ही बैठे रहे। अरे जब तनख्वाह पूरे दिन की लेते हैं तो आप उनसे पूरे दिन काम क्यों नहीं करवाते? नहीं बेटा, वो लोग शुरुआत से मेरे साथ हैं। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि उनमें से कोई भी कामचोर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ही उनसे हिसाब से सामान बनाने को कहा है, जो दिन के दिन ही खत्म हो जाए, क्योंकि चाहे जो हो जाए, हम बासी चीजें अपने ग्राहकों को नहीं बेच सकते। बस आपके यही फालतू के उसूलों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है पापा। हमारी दुकान नुक्कड़ की कोई छोटी सी दुकान नहीं है। खाने को खराब होने से बचाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब है हमारी दुकान पर। तो फिर किस बात की टेंशन? लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं पापा। देखिए, अब सब कुछ मुझे ही संभालने दीजिए, और वो भी मेरे हिसाब से। आप बस आराम कीजिए और बैठकर देखिए कि मैं हमारे बिजनेस को कहां से कहां लेकर जाता हूं। इतना कहकर रमेश अपने कमरे की तरफ चला गया और काशीराम ने भी उसे आगे कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वो समझ गए थे कि अब वक्त उनके बेटे का है और उन्हें उसे उसके हिसाब से काम करने देना चाहिए। ऐसा नहीं था कि रमेश सिर्फ अपनी दुकान को लेकर कंजूस था,
बल्कि उसे तो अपने घर परिवार के लिए खर्च करने से भी परहेज था। ये क्या है जी, आज पहली बार मेरे भैया भाभी अपने बच्चों के साथ हमारे घर आ रहे हैं, तो उनके सामने क्या बस ये मिठाई के 4 पीस ही रखूंगी मैंने तो फोन पर और भी कई चीजें लाने को कहा था आपसे। तू जो कहेगी, अगर मैं वो सब करने लगा ना, तब तो बहुत जल्दी ही एक कटोरा लेकर सड़क पर खड़े होना पड़ेगा। वो तो शुक्र मना कि मिठाई के ये 4 पीस एक ग्राहक ने लेने से मना कर दिया, तो मैं इन्हें ले भी आया। हे मेरे भगवान, कैसे कंजूस आदमी से पाला पड़ा है। मिठाई की इतनी बड़ी दुकान है लेकिन दिल इतना छोटा। चुप कर जा, ज्यादा मत बोल, वरना तेरे परिवार वालों को दरवाजे से ही लौटा दूंगा, समझी? उसकी नौबत नहीं आएगी जी, क्योंकि मैं खुद ही उन्हें यहां आने से मना कर रही हूं। आपको तो कोई शर्म है नहीं, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की बहुत परवाह है। रमेश की हद से ज्यादा कंजूसी से हर कोई परेशान था। अपनी दुकान के किसी भी कारीगर को वो 1 मिनट भी खाली नहीं बैठने देता था और ढेर सारी मिठाइयां बनवा कर रख लेता था, फिर चाहे वो बिके या पड़ी पड़ी खराब ही क्यों ना हो जाए। लेकिन भैया, ये सब ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? बड़े मालिक को और उनके तौर तरीकों को तुम सब भूल जाओ, समझे? अब वैसे तुम सब नहीं, क्योंकि अब मैं कोई फालतू बोझ नहीं उठाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि अब से मेरी दुकान पर सिर्फ बिरजू और इसका बेटा ही काम करेंगे। बाकी सब अपना हिसाब लो और निकलो। लेकिन भैया, मैं अकेला कैसे सब कुछ कर पाऊंगा? मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, उसकी तो पगार भी नहीं लगी। वो तो बस ऐसे ही मदद के लिए आ जाता है मेरे साथ। देख बिरजू, मैंने जो कहना था कह दिया। अब तो देख ले, मेरे साथ काम करना है या फिर इन लोगों के साथ तेरा भी हिसाब जोड़ूं। बिरजू कई सालों से काशीलाल के लिए काम करता आया था और उन्हीं की खातिर वो रमेश की हर कारगुजारी को बर्दाश्त करता रहा। लेकिन रमेश की कंजूसी और लालच इस कदर बढ़ चुका था कि अब वो सही और गलत का फर्क भी भूल चुका था। ना भैया, ये समोसे और ये मिठाई अब नहीं बेच सकते। परसों के बने रखे हैं, देखिए ना, इन पर मक्खियां चिपक गई हैं और फफूंदी भी जमने लगी है। ग्राहक देखते ही समझ जाएगा कि ये सब बासी है, और फिर ये गलत भी तो है। क्या सही है और क्या गलत, अब तू बताएगा मुझे? ग्राहक को कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ 10 समोसे और 10 मिठाई के पीस ताजे बना दे और ऑर्डर की टोकरी में सबसे ऊपर रख देना। और हाँ, ये जो मक्खियां चिपकी हैं, अपने बेटे को लगा दे इन्हें हटाने के काम पर। देखिए भैया, हमसे तो यह पाप ना हो पाएगा। ये ऑर्डर छोटे बच्चों के लिए जा रहा है और ये सामान खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो साफ साफ सुन ले भाई, मुझसे भी अब तेरा बोझ नहीं उठाया जाएगा। चुपचाप मेरे हिसाब से मेरा काम कर, नहीं तो काम से ही निकाल देंगे ना। उसकी नौबत नहीं आएगी भैया, क्योंकि हम खुद ही काम छोड़ के जा रहे हैं। लाओ, हमारा हिसाब कर दो फटाफट। नौकरी तू छोड़कर जा रहा है, मैंने तुझे नहीं निकाला, तो फिर हिसाब कैसा? चल, अब अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर निकल मेरी दुकान से। इस तरह रमेश के पास उसकी दुकान पर काम करने के लिए अब एक भी कारीगर नहीं बचा। वो पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही सारी दुकान के काम करने लगा, इसलिए अब उसे रोकने टोकने वाला कोई था ही नहीं, तो वो बिना डरे वो करने लगा जो सरासर गलत था। ना, ये पैकेट वाला बेसन नहीं, वो जो सामने रखा है वो वाला दे दो। पर भैया, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, वो तो मैं फेंकने वाला हूं। अच्छा, तो ऐसा करो, मुझे दे दो, मैं जाते हुए फेंक दूंगा। वैसे और क्या क्या है जो तुम फेंकने वाले हो? ये सारा माल खराब हो गया है, अभी मैं अपने लड़के से फेंकवाने वाला हूं ये सब। अच्छी बात है, ऐसा करो, ये सब मुझे दे दो। मैं फेंक दूंगा। अरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, पर ये तो बताइए कि बेसन कितना तो लूं? नहीं, अभी रहने दो, बाद में आकर ले जाऊंगा। रमेश ने वो सारा खराब हो चुका माल कहीं नहीं फेंका, बल्कि उसने उस सामान से ही अपनी दुकान के लिए मिठाइयां और दूसरा सामान बना दिया। उसे लगा कि ऐसा करके वो पैसों की बचत कर रहा है, लेकिन वो ये बात भूल गया कि ये सब करके वो कई लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। सर, कुछ तो दया कीजिए, 2 दिनों से एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूं, ऊपर से आप मुझ पर इतना बड़ा जुर्माना लगा रहे हैं। भाई, शुक्र मनाओ कि सिर्फ जुर्माना ही लगाया तुम पर। अगर तुम काशीराम जी के बेटे नहीं होते तो इस वक्त जेल में बैठाकर वहीं मक्खियां गिन रहे होते जो तुम्हारी मिठाइयों पर चिपकी हुई थी। बेटा, 3 दिन पहले तुमने जिस पार्टी में स्नैक्स डिलीवर किए थे, वहां शामिल हुए सभी लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं।
तुम्हारे खराब स्नैक्स खाने की वजह से। रमेश की कंजूसी कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा चुकी थी और रमेश की जेल पहुंचने की नौबत आ चुकी थी, क्योंकि उसके पास जुर्माना चुकाने के पैसे सच में नहीं थे। लेकिन फिर काशीराम जी, आपने इस बार तो इसे बचा लिया, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चला तो माफ कीजिएगा, मैं आगे से कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, ऐसी नौबत फिर कभी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। पापा, लेकिन आपके पास इतने पैसे आए कहां से? बेटा, पैसे कहां से आए ये जरूरी नहीं है, फिलहाल मुझे ये बताओ कि ये नौबत कैसे आई। रमेश कुछ न कह सका, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने उसकी शर्मिंदगी जाहिर कर दी थी। फिर कांशीराम ने उसे समझाते हुए कहा, रमेश, जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आगे क्या करना है वो अब भी हमारे ही हाथ में है बेटा। रमेश अपने पिता का इशारा समझ चुका था और अब उसने अपने पिता के हिसाब से चलने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बचत करने और कंजूसी करने में क्या फर्क है। रमेश ने फिर से अपने सभी पुराने कारीगरों को बुलाया और उनकी मदद से फिर से अपना काम शुरू किया, लेकिन इस बार वो सब कुछ अपने पिता काशीराम के तौर तरीकों के साथ कर रहा था, जिससे कारोबार फिर से बढ़ने लगा और रमेश भी सबकी नजरों में एक अच्छा इंसान बन गया।